नमस्कार मित्रों। आज हम बीए भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, उसमें हम कल भी चर्चा कर रहे थे निदर्शन की। आज मैं आपको निदर्शन के महत्वपूर्ण बिंदु, निदर्शन के गुण और दोष, मेरिट्स और डिमेरिट्स पे चर्चा करूँगा। जहाँ तक मित्रों निदर्शन के गुणों की बात है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि निदर्शन सामाजिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। क्यों? क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में हम मूलतः कर क्या रहे हैं? हम सामाजिक अनुसंधान में किसी समस्या को लेके फील्ड में जा रहे हैं और फील्ड में जाकर के उस समस्या के यथार्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब फील्ड में एक एक इकाई से मिलना संभव नहीं है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं? समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन करते हैं। अब कुछ इकाइयों का चयन करते हैं तो उसमें जो हमने अध्ययन किया उन कुछ इकाइयों के आधार पे उनकी परिशुद्धता, उनकी वैज्ञानिकता के आधार के ऊपर पूरी ये विधि पद्धति टिकी हुई है। एक तो हम सबका अध्ययन करते हैं, एक हमने कुछ का ही अध्ययन किया। अगर वो सही ढंग से हमने अध्ययन कर लिया तो हम निष्कर्ष तक आराम से पहुंच जाएंगे, आसानी से पहुंच जाएंगे। उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि ये कुछ इकाइयों का अध्ययन हमारे सामाजिक अनुसंधान की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है, या इसमें क्या गुण हैं, या इसके मेरिट्स क्या है। तो इसका सबसे पहला मेरिट है, सबसे पहली जो इसकी उपादेयता है वो ये है कि निदर्शन की विधि में समय, श्रम, धन की बचत होती है। कैसे? एक तो हम समग्र का अध्ययन करते, अध्ययन क्षेत्र में जाते और हम डोर टू डोर जाके एक एक से मिलते। तो उसमें आपको पता है कि बहुत से तो अनुसंधानकर्ताओं की जरूरत होती है, बहुत सा हमारा समय खर्च होता है, धन खर्च होता है, और बहुत सी हमें इसके विषय में श्रम की आवश्यकता होती। लेकिन इस विधि में तो हम समग्र के स्थान पे समग्र में से कुछ इकाइयाँ जो कि बड़े ही परिशुद्ध तरीके से जिनका चयन किया जाता है, हम उन्हीं का अध्ययन करते हैं। तो ये विधि हमारी क्या है? ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। दूसरी बात यह है कि इसमें गहन अध्ययन होता है। गहन अध्ययन के मायने हैं कि एक तो जब हम समग्र लेते तो हम तो उसमें सतही अध्ययन कर लेते, ऊपरी अध्ययन ही करते। लेकिन जब कुछ इकाइयाँ ली है तो हम उसमें गहराई से, यानी उनके भूतकाल से लेके वर्तमान काल तक उनके समस्त पक्षों का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जितने भी पक्ष जुड़े हुए हैं, उन सब पक्षों को गहराई से जाके जानने का, समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हम समस्या के तह तक पहुंच सकें कि ये समस्या क्या है, क्यों है, कैसे है, इससे समाज कैसे प्रभावित होता है, और समाज को इस समस्या से किस तरीके से निजात दिलाई जा सकती है। इन समस्त पक्षों को हम गहनता पूर्वक अगर जानेंगे तो हम इसकी तह तक पहुंचेंगे और इससे निजात का रास्ता हम निकाल सकते हैं। अगला है परिणामों की परिशुद्धता। परिणामों की परिशुद्धता इस संदर्भ में है मित्रों कि इसमें समग्र में से जो इकाइयाँ चुनी जाती है वो बहुत वैज्ञानिक ढंग से चुनी जाती है, पूर्वाग्रहों से ग्रसित होके नहीं, भाई भतीजावाद के पक्ष से ग्रसित होके नहीं, अपने सांस्कृतिक प्रतीकों से प्रभावित होके नहीं, अपने पहले से जो मस्तिष्क में विचार है उनके दुराग्रह अनुग्रह के आधार पे नहीं, वरन क्षेत्र के समग्रता को बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से कई भागों में बांट के फिर उनमें से कुछ इकाइयाँ लेके फिर उनका गहनता से अध्ययन किया जाता है। अगली बात है इसमें तथ्यों का पुनर्परीक्षण। तथ्यों के पुनर्परीक्षण से अर्थ है कि हमने एक बार रिसर्च कर लिया, एक बार हम जाकर के इकाइयों से मिल आए, हमें लगा नहीं कुछ रह गई, तो हम क्या करेंगे? दोबारा मिलेंगे, दोबारा उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब हम कुछ इकाइयाँ लें। एक तो समग्र हो, मान लीजिए पूरा चूरू, कोई मान लीजिए हमने समस्या ली कि उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का कॉलेज शिक्षा के प्रति या कॉलेज आने की प्रवृत्ति में आ रही गिरावट का अध्ययन करना चाहते हैं। उसमें मान लीजिए कॉलेज चूरू के 50 वार्ड मान लीजिए, और उनमें से हमने प्रत्येक वार्ड में से 5-5, 10-10 स्टूडेंट्स लिए, उनका अध्ययन किया। एक हम पूरे चूरू को लेते
तो हमें उसमें समय, श्रम, धन बहुत ज़्यादा लगता है और हमारा अध्ययन भी बहुत धीमा हो जाता है। अब एक हमने प्रत्येक वार्ड से 5-5, 7-7 विद्यार्थियों का चयन कर लिया जो कि प्रत्येक धर्म, जाति से हैं। उनमें से इंटेलिजेंट भी है, कमज़ोर भी है, मीडियम भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, सब तरह के बच्चों को शामिल कर लिया। तो हमारा परिणाम, उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, तो हमारा परिणाम कैसा आएगा? परिशुद्ध आएगा। यानी परिणामों की परिशुद्धता हमारी किस पर निर्भर कर रही है? समग्र में से इकाइयों के चयन के आधार पर। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह है कि निदर्शन की अनिवार्यता भी होती है कई बार। क्यों? क्योंकि जब भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक बच्चा मान लीजिए चूरू शहर में रह रहा है, एक राजगढ़ रह रहा है, एक सुजानगढ़ रह रहा है, एक हरियाणा की बिल्कुल सीमा पर रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हमारे पास संसाधन तो सीमित है, हमारा बजट भी सीमित है और एक निश्चित समय में हमारे अनुसंधान को हमें पूर्ण भी करना है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि निदर्शन अनिवार्य हो जाता है। क्यों? कि भौगोलिक रूप से जो दूर दूर छितरी हुई इकाइयाँ हैं, उनके स्थान पे हम ऐसी इकाइयों का चयन कर लें जहाँ तक हमारी पहुँच आसानी से हो सके। लेकिन इन गुणों के साथ साथ निदर्शन में कुछ दोष भी हैं। निदर्शन की पद्धति कोई दोष मुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि निदर्शन के अंदर तो हम समग्र में से कुछ को लेते हैं। अब ये कुछ को लेने में कई बार गड़बड़ हो जाती है। क्या क्या गड़बड़ होती है? उनमें से पहली चीज़ है पक्षपात की संभावना। मैंने आपको कल भी बताया था कि मान लीजिए मेरी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं और उन 100 विद्यार्थियों में से मुझे 30 विद्यार्थियों को स्कूटी, लैपटॉप का वितरण करना है। तो नैसर्गिक है, मानव है, गलतियां होगी। किसको देंगे? जो क्लास में आता है, ऑबिडेंट है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। निदर्शन कहता है कि उन बच्चों को दें जो कि मेरिट कम नीट, यानी 100 बच्चों को लें, 100 बच्चों की परसेंटेज के हिसाब से उनकी मेरिट बनाएं, फिर उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से। जैसे मान लीजिए स्कूटी देनी थी, लेकिन ऑलरेडी किसी के पास स्कूटी है तो उसके स्थान पर उसको कोई दूसरी चीज़ दो, पुस्तकें दे दो, लैपटॉप दे दो, कुछ और चीज़ दो। जब चीज़ एक ऑलरेडी है उसकी उसको क्या हो सकता है, या उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो इन सब चीज़ों को वहन कर सकता है, खरीद सकता है, तो उसको ये चीज़ ना दो, गरीब को दो, उससे जो निचले पायदान पे है उसको दो, ताकि वो समाज में आगे बढ़ के आ सके। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पक्षपात की संभावना बनी रहती है। आप गाँव में भी देखते हैं ना, बीपीएल का चयन होता है या और कोई प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ हमारे पंच हैं, सरपंच हैं, कहीं ना कहीं वोट बैंक के आधार पर झुक जाते हैं, यानी पक्षपात की संभावना। दूसरा है प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव की कठिनाई। प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव की कठिनाई का अर्थ क्या हुआ कि समग्र में से जो कुछ इकाइयां चुनी जाएगी वो कैसी होनी चाहिए? समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली होनी, यानी उसमें वही गुण हो। निदर्शन में जो हमने कुछ इकाइयां ली हैं उनमें वही गुण हो जो कि समग्र में है, तब तो हमारा निदर्शन क्या है? परफेक्ट है। लेकिन ये हर बार नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है, अनुशासन की आवश्यकता है। वो हर अनुसंधानकर्ता में संभव नहीं है। और तीसरी बात जो इसी से रिलेवेंट है कि विशेष ज्ञान चाहिए। विशेष ज्ञान का मतलब है कि सामान्य अनुसंधानकर्ता से काम नहीं चलेगा भाई। इसके लिए थोड़ा सा लर्नेड हो, उसमें प्रशिक्षण की अधिक संभावना हो, अनुभवी हो, पर्याप्त सूझबूझ हो, तब ही हमारा काम आगे बढ़ पाएगा। और अगली बात है निदर्शन पे कायम रहने की समस्या। मान लीजिए क्लास में से हमने 100 बच्चे थे और उनमें से 30 का चयन किया, एक बच्चा ऐसा आ गया कि अब उसका ना हमारे पास मोबाइल नंबर है, ना उसका एड्रेस है, तो अब हम उस तक चीज़ कैसे पहुँचे? जबकि देनी चीज़ उसी को है। क्लास में तो चलो हो सकता है इधर उधर से मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब हम अनुसंधान के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ हमने ऐसी इकाई का चयन कर लिया जिस तक हमारी पहुँच नहीं हो पाती और या हमें लगता है थोड़ा कठिन है उस तक पहुँचना, तो हम क्या करते हैं? उसके स्थान पर उसका सब्स्टिट्यूट देख लेते हैं कि ओ नहीं तो इन ले लो भाई, के बिगड़ा है। ऐसा नहीं चलेगा। जिस इकाई का हमने अनुसंधान की दृष्टि से चयन किया है, अब हमें उसी का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन हर बार अनुसंधान करता ऐसा नहीं करता है, और वो कहीं अपने समय के लालच में आकर के उसके स्थान पे किसी दूसरे को ले लेता है। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि निदर्शन की असंभावना। जैसे मैंने निदर्शन के गुणों में बताया था ना, निदर्शन की संभावना, तो यह निदर्शन की असंभावना भी होती है।
निदर्शन की असंभावना से मतलब है कि जब समग्र बहुत ज़्यादा छोटा हो, बहुत ज़्यादा विविधताएं हो, तो वहाँ निदर्शन का चयन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। मित्रों, कल मैं आपको निदर्शन के प्रकार के विषय में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।